तो पहला फॉर्मूला है बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जैसे हमें किसी भी चीज का डिफरेंशियल करना होता था, जैसे मान लीजिए x की पावर n का डिफरेंशियल करना होता था, तो मैं उससे पहले लिख देता था डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, और इसका फॉर्मूला होता था बेटा n x की पावर n माइनस वन, ये होता था। अब आप ये गुड देखिए इवनिंग कि सर। हाँ जी बताइए। सर गुड इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसे x की पावर n का डिफरेंशियल करना होता था, तो मैं उससे पहले डी बाई डी एक्स लिख देता था। फॉर्मूला था एन एक्स की पावर n माइनस वन। अब अगर सोचिए अगर x की पावर n का इंटीग्रल करना है, तो बेटा इससे पहले एक तो मैं ये साइन लगाऊंगा ऐसे, और डॉट करके इसके बाद में मैं dx लिख दूंगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, फिर जिस भी टर्म का इंटीग्रल करना है वो, और फिर लास्ट में लिख देंगे dx। ये इंटीग्रल को लिखने का तरीका होता है। तो अब आप ये देखो, इसके मैं फॉर्मूले लिखूंगा। पहला है, यहाँ पर नोट करें, फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। प्लस सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिक्स में मेरे को प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फॉर्मूलों की लिस्ट है उसमें आप प्लस सी लिखते चलिए। दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो डेफिनिट में हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको दे रखी होती है। आप ये देखिएगा कि ये जो प्लस सी लिखा हुआ है यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिर्फ फॉर्मूलों में लिखना है। बाकी हमको फिजिक्स में जब मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। तो इसके बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, थोड़े बहुत ही फॉर्मूले हैं, आप देखिएगा। सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, डीएक्स अगर सिर्फ डीएक्स है तो आप ये समझ लीजिए कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा सिर्फ एक्स। फिर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रल होता है sin x प्लस सी। फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ sin x, हाँ cos x का, तो इसके आगे dx भी लिखेंगे, हाँ sin x जब इसका करेंगे इंटीग्रल तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। इसी तरीके से sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये होता है tan x प्लस सी। कुल मिलाकर अगर गौर से देखा जाए तो देखिएगा कि ये जो है ना, जैसे मैंने dx अपॉन एक्स लिखा है, तो dx अपॉन एक्स को कैसे लिखा जा सकता है? dx अपॉन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स dx, तो ये हो गया log x प्लस सी। तो आप ये देखिएगा log x का डिफरेंशियल होता था वन अपॉन एक्स, तो उल्टा हो गया, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो गया log x। ऐसे ही आप देखिए sin x का डिफरेंशियल होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x। ऐसे ही cos x का डिफरेंशियल होता था माइनस sin x, तो नेगेटिव साइन को यहाँ छोड़ दिया, तो sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x। tan x का डिफरेंशियल होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया tan x। समझ रहे हैं? तो अगर मेरे को डिफरेंशियल के भी फॉर्मूले याद हैं तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आराम से बता सकते हैं। वास्ता मेरे को समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हो।
सर जैसे एलएचएस में हमने फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा है dx, हाँ, वैसे सेकेंड और थर्ड में क्यों नहीं लिखा, मतलब अलग से dx? ये है ना dx, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो। जैसे सेकंड फॉर्मूला है तो सेकंड फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। तो ये क्या हो गया, x प्लस सी। ऐसे ही जैसे ये है तो इसको भी लिख सकते हो वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस सी। बात तो एक ही है, समझ गए। यस सर। अगला देखिएगा, इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला ये आता है कि जैसे cosec स्क्वायर x है, या एक काम करो, इतने फॉर्मूले लिख लिए ना, ये सफिशिएंट है। इसके आगे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। इंटीग्रेशन में देखिएगा, जो डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था, चेन रूल था। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल होते हैं, लेकिन उतना एडवांस्ड इंटीग्रेशन फिजिक्स में हमारे काम का नहीं है। हाँ, चेन रूल की जरूरत पड़ती है। तो चेन रूल में जैसे हम मान लीजिए एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर क्या करना होगा, जो दूसरा फंक्शन हम करेंगे ना, उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इसको ओरली बता रहा हूँ। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जितने मैंने फॉर्मूले लिखे, इतने फॉर्मूले सफिशिएंट हैं अभी के लिए। बाई चांस किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। एक फॉर्मूला और है, वो ये देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx। अगर e की पावर x का डिफरेंशियल करते थे तो वो e की पावर x ही आ जाता था। सिमिलरली अगर e की पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो वो भी e की पावर x ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये जो हर एक में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लगाया है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे कहीं पर भी। फॉर्मूलों में लिखना जरूरी होता है बस, क्योंकि फॉर्मूले ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के हैं। ये इनका डिफरेंस आप धीरे धीरे बाद में समझ जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो जितना हमको जरूरत है उतना हम कर रहे हैं। जैसे आप देखो, मैं इसमें ये एस एल अरोड़ा में क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल देखता हूँ, इंटीग्रेट, ये एग्जांपल नंबर 11 है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा है। यहां पर मुझे कोई भी अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रखी। जब दे रखी होगी तब मैं बताऊंगा उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। अभी इसको 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 इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और dx इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन तो इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, बीच में जो भी साइन है वो लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। तो जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज जस्ट लाइक एक्स की पावर n। तो एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है बेटा सीधा सीधा साइन x। तो यहां लिख देंगे साइन x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज लाइक dx अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, हो जाएगा log x। तो प्लस log x, और सब में अलग अलग सी 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 ऐड करने की जरूरत नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन में एक साथ आपने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर दिया। तो ये हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस साइन एक्स
प्लस log x प्लस c। बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। भव्या, देविना, कनिष्क, नित्या। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 11 था ये, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन का साइन दे रखा है, नीचे लिखा है 0 और ऊपर लिखा हुआ है π/6 और sec² x dx ये है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? जो इंटीग्रल होता है ना उसको हम i से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/6 sec² x dx। सीधा देखिए sec² x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, tan x। तो i इज इक्वल टू tan x हो गया। अब ये इंटीग्रल के ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है बेटा लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे π/6। देखिए डिटेल में करने के लिए तो बहुत कुछ है, डिटेल में मैं आपको समझाऊं कि लोअर लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या है, अपर लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर कोई बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करना है तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अगर कोई एक छोटे पार्ट को बड़ा मतलब उसका समेशन करना है, उसको एड अप करके कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि उसको एक्सप्रेशन को बड़ा कर देना। ठीक है, अब आप ये देखिए ये tan x है और ऊपर है π/6, नीचे है 0, तो हम लिखेंगे tan π/6, पहले x की जगह आ जाएगा π/6, एक ब्रैकेट में डालो, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मैंने tan π/6 डाल दिया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया और tan 0 ये हो गया। अभी π/6 का मतलब क्या है? हम ये देख चुके हैं कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो tan 180/6 और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। ये हमें याद है, जो हमने 10th में टेबल करी थी, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और -0 तो खत्म हो गया, -0 तो लिखने की जरूरत भी नहीं होती। तो tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर आ गया। तो जहां पर भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होती है वहां पर प्लस सी करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। ये होता है, समझ गए? यस सर। यस सर। अगला देखते हैं। ऐसे ही जैसे ही एग्जांपल नंबर 12 था, फिर मैं देखूंगा एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल R टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन कैपिटल R टू इंफिनिटी GMM dx, G कैपिटल M स्मॉल m dx अपॉन x², where कैपिटल G कैपिटल M एंड स्मॉल m आर कॉन्स्टेंट्स। साफ बता दिया है कि कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल m ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इन पर किसी तरीके का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो कांस्टेंट तो अलग हो जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट अलग हो गए थे। अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है ना, अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो डिफरेंशियल उसका 0 होता था। ठीक, अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाली टर्म है डिवाइड में, तो आप कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए। कैसे होगा इंटीग्रेशन देखिएगा। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो वो इंटीग्रेट कैसा होता है वो मैं अभी बताऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। लेकिन जैसे हमने डिफरेंशिएशन में करा था कि कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, और बाकी जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते थे। वही काम यहाँ पर करना है कि कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, बाकी जो इंटीग्रल वाली टर्म, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो कैसे। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल दे रखा है, तो इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसको लिखेंगे बेटा 1/x² इंटू डी एक्स। जी एम एम कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लो। तो ये ऐसे हो जाएगा आई इज इक्वल टू जी एम एम इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू इंफिनिटी 1/x²। ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा x⁻²⁻² इंटू डी एक्स। x⁻²⁻² इंटू डी एक्स। अब देखिएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, x⁻² का हो गया x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 + 1, वही वाला फंडा कि x⁻n का क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। और ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे यहां लगाया था, फिर sec² x का इंटीग्रल कर दिया था तो tan x आ गया था, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया था इसको। वही काम x⁻² का इंटीग्रल आ गया, तो जो आया है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। लोअर लिमिट r कैप अपर लिमिट इंफिनिटी जी कैपिटल एम स्मॉल एम x⁻² + 1 क्या हो गया x⁻−1 अपॉन -2 + 1 क्या हो गया -1 r टू इंफिनिटी। अब ये जो -1 है इसका कोई काम नहीं है तो इसको बाहर निकाल लो। ये हो गया एक तरह से जी एम एम अपॉन -1। भाई -1 इज अ कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल लिया हमने। अंदर बचा x⁻−1 जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। लोअर लिमिट r अपर लिमिट इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन -1 क्या होगा कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -GMM। फिर देखो, अब आप पहले x की जगह आप अपर लिमिट डालेंगे, जैसे यहां पर x की जगह पहले अपर लिमिट डाली थी तो tan π/6 बन गया था। बेटा ये बन जाएगा 1/∞। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर जैसे x की जगह लोअर लिमिट डाली थी यानी कि tan 0 बन गया था। अब x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे यानी कि r, ये हो गया था। यहां पर लिखेंगे 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इट इंप्लाइज दैट 1/नॉट डिफाइंड को क्या बोलेंगे 0। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? याद रखिएगा 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से 1/नॉट डिफाइंड यानी कि 1/इंफिनिटी को हम 0 बोल देंगे। ये क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यस सर। हाँ जी ओके। तो इसी तरीके से अब क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई -GM स्मॉल m, और ब्रैकेट में 1/इंफिनिटी की जगह क्या लिख दूंगा 0 -1/r। तो 0 -2 करूंगा तो -2 आ जाएगा, 0 -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से 0 -1/r करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/r। तो आई इज इक्वल टू -GMM इंटू -1/r। तो ये हो गया GMM अपॉन कैपिटल R। ये हो गई जी इंटीग्रल की वैल्यू। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14।
एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x. Find the value of integration 0 to x f dx where f is equal to kx, where f is equal to kx. तो जो भी इंटीग्रल की मुझे वैल्यू निकालनी होती है उसको मैं i बोल देता हूं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x, f की जगह रख दिया kx dx. k इज अ कांस्टेंट. ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि k जो है ना वो कांस्टेंट ही होता है. तो कहीं पर मेंशन कर रखा हो कि k इज अ कांस्टेंट, कहीं पर मेंशन ना कर रखा हो k इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. इस k को निकाल लिया बाहर. इंटीग्रेशन 0 to x, यहां क्या बचा x dx. तो x क्या होता है बेटा, x की पावर 1. तो i इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. इंटीग्रेशन होते ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं. लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज x. तो i इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2 0 to x. ये 2 कांस्टेंट है, इसका अंदर कोई काम नहीं, इसको बाहर निकालिए. i इज इक्वल टू k अपॉन 2 और अंदर बचता है बेटा एक्स स्क्वायर. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x. x की जगह पहले अपर लिमिट ही डालो मतलब x ही डालोगे आप. तो i इज इक्वल टू एक्स की जगह x ही डाल दिया तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस. अब x की जगह माइनस करके x की जगह 0 डाल दिया तो 0 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर चला जाए तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा. तो ये हो जाएगा k बाई 2 एक्स स्क्वायर. ये इसका आंसर है. बताइए क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, अगला देखते हैं. अगला दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 15 है. एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन v1 to v2 इंटीग्रेशन v1 to v2 1 अपॉन v dv. तो जो भी इंटीग्रल है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 to v2 1 अपॉन v dv. ठीक है. अब देखिए 1 अपॉन v dv इज जस्ट लाइक जैसे कि हमने x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब तक इंटीग्रेट. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर dx ना लिखकर dv लिख दिया. इसका मतलब यह है कि v इज द वेरिएबल. तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल क्या होता था, 1 अपॉन x dx इज जस्ट लाइक dx अपॉन x. तो इसका इंटीग्रल क्या होता था log x. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा बताओ, Log x plus Log v. V. log v हो गया ना क्योंकि वेरिएबल अब v है. तो ये log v हो गया और लोअर लिमिट इज v1 एंड अपर लिमिट इज v2. तो i इज इक्वल टू log v2, पहले v की जगह v2 डाला माइनस log v1. अब log के आपको एक दो रूल्स मैंने बताए थे.
जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, मैथ्स में मैंने 3 रूल्स बताए थे लॉग के, तो वो 3 रूल्स हैं वो आप नोट करें। अभी बताता हूं, इस तरफ लिख रहा हूं। लॉगरिथम सीबीएसई बोर्ड में हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना तो 9 ना तो 11th में है और ना ही 12th में है। पर लॉग के 2-3 फॉर्मूले हैं बस, वो उनका यूज होता है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आसान सा ही है। नोट करके आप 3 फॉर्मूले लिख लेना लॉग के। एक है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, है ना। लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी एक तरह से क्या हो गया, लॉग ए बी। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग ए में से लॉग बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ए अपॉन बी। और तीसरा फॉर्मूला होता है कि अगर इधर लिखा है एन लॉग ए, तो ये जो एन है ये पावर में आ जाता है इसकी, लॉग ए की पावर एन। याद रखें लॉग ए की होल पावर एन नहीं हुआ, ये जो एन है ये केवल ए की पावर में आया है, लॉग ए टू द पावर एन हो गया। ये 3 फॉर्मूले हैं बस, इसके अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है हमको। तो जैसे आप देखें log v2 माइनस v1 हो गया, तो इट इज जस्ट लाइक log a माइनस log b विच कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन b। तो इसको क्या लिख सकता हूं, log v2 ओवर v1। बताइए समझ गए? समझ गए लॉग क्या Yes, sir. होता है? अगेन मैं आपको बता देता हूँ, लॉगरिथम जो है ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, जो कि आईसीएससी बोर्ड में तो 11th क्लास में भी है, 12th में भी है। सीबीएसई बोर्ड में अप्लाइड मैथमेटिक्स में प्रॉपरली सिलेबस में मेंशन्ड है, तो एक एक बच्चा करता है उसमें। लेकिन मैथ्स में और फिजिक्स में इसका सिर्फ और सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों का ही यूज है और कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बस इतना याद रखें कि लॉगरिथम जो है वो बहुत लेंदी कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसके अलावा ये 3 फॉर्मूले हैं, बाकी और कुछ नहीं करना हमको लॉग में। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस एल अपॉन टू प्लस का एल अपॉन टू, मतलब लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू, अपर लिमिट प्लस का एल बाई टू, एम अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेयर m and l are constants, where capital M and small l are constants। ये दे रखा है। तो जो भी इंटीग्रल मुझे निकालना होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल I से। तो कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू प्लस का एल बाई टू, और m अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब इसको इधर कर रहा हूं, यहां पर इन्होंने बोल दिया कि कैपिटल M और स्मॉल l ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब आपने कैपिटल M अपॉन स्मॉल l इसको ले लिया बाहर, इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन माइनस एल अपॉन टू प्लस का एल अपॉन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम अपॉन एल। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक तरह से एक्स की पावर n, तो ये हो गया एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू और अपर लिमिट प्लस का एल बाई टू, ये हो गया।
m अपॉन l x की पावर 3/3 माइनस l/2 प्लस का l/2। ये जो 3 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, m/3l। अब अंदर बेटा x³ बचा, तो पहले x की जगह आप डाल दोगे l/2, तो ये क्या हो गया l/2 का क्यूब, बीच में माइनस का साइन। अब x की जगह डाल दोगे माइनस l/2, तो माइनस l/2 का क्यूब। ठीक है, m/3l, l का क्यूब हो गया l की पावर 3 हो गया l³, और 2 की पावर 3 हो गया 8, माइनस माइनस l का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस l का किसी भी नेगेटिव टर्म की अगर मैं पावर 3 करता हूं तो 3 एक ऑड पावर है, किसी भी नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड में आती है तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आता है। तो माइनस l का क्यूब क्या हो जाएगा, आप वैसे देख लो, ये क्या हो जाएगा माइनस l इंटू माइनस एल इंटू माइनस एल, तो माइनस एल इंटू माइनस एल प्लस का एल स्क्वायर, प्लस का एल स्क्वायर इंटू माइनस एल, माइनस का l³ बेटा ये हो जाएगा माइनस का l³ अपॉन 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। करो इसको सिंप्लीफाई, m/3l ये हो गया ब्रैकेट में l³ अपॉन 8 और माइनस माइनस प्लस का l³ अपॉन 8। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, कोई एलसीएम वगैरह लेने का झंझट नहीं। m×3l, l³/8 प्लस l³/8 क्या हो गया 2l³/8। अब एक l से एक l कट गया तो l स्क्वायर रह गया ऊपर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया बेटा m×1l स्क्वायर यानी कि ml² अपॉन 3 4 जा 12, ml² अपॉन 12, ये इसका आंसर है। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बस बेटा यही आपका इंटीग्रेशन था, यही इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप अगर कहें तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें ऐसा लरोड़ा में, आप कहें तो मैं इसके क्वेश्चंस और साथ साथ आंसर्स दोनों भेज देता हूँ अभी के अभी। यस सर। है ना, मैं अभी भेज दूंगा आपको, हार्डली आधा घंटा लगेगा, इनको प्रैक्टिस कर लेना। और कल से मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करा रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी, उतनी जरूरत जितना बेसिक हमने कल में और आज में कर लिया, उसके अलावा मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, यस सर। हाँ तो इतना आप कर लीजिए, और कल से फिर हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 5:30 बजे, कल आपकी क्लास है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके। सर हाँ बोलो। सर एपी